महाराज जी प्रणाम। 5 अप्रैल सम्राट अशोक जी के जयंती के अवसर पर हमें सबको इकट्ठा होना है, तो आज हम क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप बता सकते हैं? सम्राट अशोक के सभी प्रेमियों को प्रणाम। प्रणाम। कुछ बहुत जरूरी बातों पर विचार करने को हम यहां इकट्ठा हुए। मेरे ख्याल में नहीं थी ये बात कि जो मैं कह रहा हूं एक एक व्यक्ति से कभी उसके प्रचार की भी कभी कोई जरूरत पड़ेगी। मेरे तसव्वुर में नहीं थी ये बात। इस संबंध में कभी विचारा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। मुझे जो आनंदपूर्ण महसूस होता है और लगता है कि किसी के काम आ सकेगा, वो मैं जितना मेरी सामर्थ्य, जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी ताकत है, उतना मैं कहने की कोशिश करता हूं और कहता हूं। लेकिन जैसे जैसे मुझे ज्ञात हुआ और सैकड़ों लोगों से मिलने का मौका मिला, सैकड़ों लोगों से संपर्क में आने का मौका मिला, तो मुझे ये दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि मेरी सीमाएं हैं और कितना ही चाहूं और मैं कितना ही चाहूं तो भी उन सारे लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जिनको उसकी जरूरत है, और जरूरत बहुत है और बहुत लोगों को जरूरत है। पूरा देश ही, पूरी पृथ्वी ही कुछ बातों के लिए अत्यंत गहरे रूप से प्यासी और पीड़ित है। पूरी पृथ्वी को छोड़ भी दें तो भी जिन इलाकों में सम्राट अशोक का शासन था, उन इलाकों में भी एक आध्यात्मिक संकट की, एक स्पिरिचुअल क्राइसिस की स्थिति है। पुराने सारे मूल्य खंडित हो चुके हैं, सम्राट अशोक की जगह खंडित हो चुकी है, उनका सम्राट अशोक का आदर और सम्मान भी विलीन हो गया है, और नए किसी साम्राज्य की, किसी मूल्य की स्थापना हम नहीं कर सके हैं। आदमी बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे उसे पता ही ना हो वो कहां जाए और क्या करे। ऐसी स्थिति में सम्राट अशोक के साम्राज्य की इतनी बुरी स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य का मन बहुत अशांत हो जाए, बहुत पीड़ित हो जाए, बहुत दुखी हो जाए। एक एक इंसान के भीतर इतनी तकलीफ है, इतनी पीड़ा है कि काश अगर हम उसको खोल के देख सके उसके दुख को, तो हम घबरा जाएंगे। जितने लोगों से मेरा संपर्क बढ़ा है, उतना ही मैं हैरान हुआ कि आदमी जैसा ऊपर से दिखाई पड़ता है, उससे ठीक उल्टा उसके भीतर की स्थिति है। उसकी मुस्कुराहटें झूठी हैं, उसकी हंसी झूठी है, उसके मनोरंजन झूठे हैं, और उसके भीतर बहुत गहरा नर्क और बहुत दुख और तकलीफ और पीड़ा की स्थिति है। इस पीड़ा को, इस दुख को मिटाने के रास्ते हैं, सम्राट अशोक के साम्राज्य को स्थापित करने के रास्ते हैं। दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। आदमी का जीवन एक स्वर्ग की शांति और संगीत का जीवन बन सकता है। और जब से मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ, तो तब से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो बात मनुष्य के जीवन को शांति की दिशा में ले जा सकती है, अगर उसे हम उन लोगों तक नहीं ले जा सकते, तो जिन्हें उनकी जरूरत है उन बातों को नहीं पहुंचाते, तो हम एक तरह के अपराधी, हम एक तरह के क्रिमिनल हैं। अच्छा, हम जाने अनजाने एक पाप कर रहे हैं, एक गुनाह कर रहे हैं। सम्राट अशोक की बातों को बहुत जरूरत है लोगों को, और मुझे लगने लगा कि अधिकतम लोगों तक अगर कोई बात जो उनके जीवन को बदल सकती है, उसको पहुंचा देना जरूरी है। लेकिन मेरी अपनी सीमाएं हैं, मेरी अपनी सामर्थ्य है, मेरी अपनी शक्ति है, उसके बाहर वो नहीं किया जा सकता। मैं अकेला जितना दौड़ सकता हूं, जितने लोगों तक पहुंच सकता हूं, वो चाहे कितने ही अधिक हों, फिर भी
इस बड़े साम्राज्य को और समाज को देखते हुए उनका कोई भी मूल्य नहीं है मेरे प्रयासों का। एक समुद्र के किनारे हम छोटा मोटा रंग घोल सकते हैं, कोई एक आध छोटी लहर रंगीन हो जाए, इससे समुद्र के जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बड़ा मजा यह है कि वो एक छोटी सी जो लहर थोड़ी देर के लिए रंगीन भी हो जाएगी, उस बड़े समुद्र में थोड़ी देर में खो जाने पर उसका रंग भी खो जाएगा, वो लहर भी खो जाएगी। तो कैसे जीवन के इस बड़े सागर में दूर दूर तक सम्राट अशोक की शांति के रंग, ध्यान के रंग, प्रार्थना के रंग फेंके जा सके, उसी संबंध में विचार करने को हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। और इसके साथ ही ये भी मुझे दिखाई पड़ता है कि जो आदमी केवल अपनी ही शांति के लिए, अपने ही सुख के लिए, वो कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाता, क्योंकि अशांत होने का एक कारण ये भी है कि केवल अपने आप में ही उत्सुक होना, केवल अपने आप को ही सोचते रहना, मात्र अपने में ही उत्सुक होना, सेल्फ सेंटर्ड होना भी अशांति के बुनियादी कारणों में से एक है। जो आदमी सिर्फ खुद में ही उत्सुक होता है, सिर्फ स्वयं में ही उत्सुक हो जाता है और चारों तरफ से आंखें मूंद लेता है, आंखें बंद कर लेता है, वो आदमी वैसा ही है जैसे कोई एक आदमी एक खूबसूरत घर बनाता है, खूबसूरत बंगला बनाता है, खूबसूरत महल बनाता है और उसकी फिक्र ही छोड़ दे कि उसके महल के चारों तरफ दुर्गंध पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है। वो अपने घर में एक बगीचा लगा लेता है और उसकी फिक्र ही ना करे कि चारों तरफ दुर्गंध इकट्ठी हो गई है। उसकी बगिया, उसके फूल, उसकी सुगंध बहुत काम नहीं आएंगे। अगर चारों तरफ का पड़ोस गंदा है तो वो गंदगी उसके घर में, उसके बंगले में, उसके महल में प्रवेश कर जाएगी और उसकी सुगंध को दुर्गंध में बदल देगी। मनुष्य को न केवल अपने आप में बल्कि अपने पड़ोस में भी उत्सुक होना चाहिए, अपने आसपास के माहौल में भी उत्सुक होना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति मात्र अपने आप में ही उत्सुक नहीं होता, बल्कि शेष सारी जीवन के प्रति भी आतुर होता है कि वहां पे भी शांति कैसे पहुंचे। तो ये भी मुझे प्रतीत होने लगा कि हम अपनी ही शांति के लिए उत्सुक हों ये पर्याप्त नहीं है। हमारे चारों तरफ जो जीवन है, जिससे हम अंतर संबंधित हैं, जिससे हम जुड़े हुए हैं, उस जीवन में भी शांति की हवाएं पहुंच सके, इसके संबंध में भी हमारी उत्सुकता जरूरी है। और जो व्यक्ति अपने चारों तरफ के जीवन में शांति पहुंचाने की कोशिश करने लगता है और प्रयास करने लगता है, वो पाएगा कि चाहे वो दूसरों को शांत कर सका हो या न कर सका हो, लेकिन दूसरों को शांत करने के प्रयास में, महत्वपूर्ण प्रयास में, वो स्वयं जरूर ही शांत होने लगा है। तो बुद्ध के जीवन में, सम्राट अशोक के ग्रंथों से ये पता चलता है कि बुद्ध के जीवन में शायद काल्पनिक की कथा होगी, लेकिन बहुत मधुर कथा है। बुद्ध का निर्वाण हुआ, वे मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल ने द्वार खोल दिया और कहा कि आइए, अंदर आइए, लेकिन बुद्ध पीठ करके खड़े हो गए मोक्ष के द्वार पर। तो द्वारपाल ने कहा, आप पीठ करते हैं, लोग तरसते हैं आने को। बुद्ध ने कहा, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, जब तक मेरे पीछे आने वाले सारे लोग मोक्ष में प्रवेश नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं अकेला मोक्ष के दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, मैं प्रवेश नहीं हो पाऊंगा। इतना कठोर, इतना पत्थर दिल मैं नहीं हूं कि सबको छोड़ के मैं अकेला मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाऊं। मैं प्रतीक्षा करूंगा, बहुत लोग हैं, और मैं अंतिम ही प्रवेश करूंगा। मेरा शांत मन तो यही कहता है कि मैं अंतिम आदमी होऊंगा मोक्ष में प्रवेश करने को, पहले सब प्रवेश हो जाए, फिर मैं भी प्रवेश कर जाऊंगा। बड़ी मीठी कथा है। वो कथा ये कहती है कि बुद्ध अभी भी मोक्ष के द्वार पे खड़े हैं, ताकि सारे लोग प्रवेश हो जाएं, तो उसके बाद वो भी प्रवेश हो जाए, वो अंतिम ही प्रवेश करेंगे। जिस हृदय में ऐसा भाव उठा हो, उसे मोक्ष उपलब्ध हो ही गया, उसे अब किसी मोक्ष में प्रविष्ट होने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए सब मोक्ष फीके हो गए, वो पहुंच ही गया। जिसके हृदय में इतनी करुणा का भाव, इतने प्रेम का भाव, इतने आदर का भाव, शांत केवल वो ही हो सकते हैं जिनके जीवन में चारों तरफ शांति पहुंचाने की प्रबल प्रेरणा काम करने लगती है। ये भी मेरे ख्याल में आता है कि जो मित्र हमारे सम्राट अशोक के काम में लगे हुए हैं, वो केवल अपने में ही उत्सुक ना हो, बल्कि और सब में भी उत्सुक हो जाएं। उनकी ये उत्सुकता दूसरों के लिए तो हितकर होगी ही, ना भी हो तो भी उनके स्वयं के लिए ये बहुत हितकर होगी, बहुत
आनंद और बहुत प्रेम और बहुत गहरे ध्यान में, बहुत गहरी शांति में वो लोग प्रविष्ट कर जाएंगे, उसमें सहयोगी होगी। क्योंकि अशांति का एक बुनियादी कारण है केवल स्वयं में ही उत्सुक रहना, केवल अपनी समस्याओं के ही संबंध में सोचते रहना। और जो इस केंद्र को बिखेर देता है वो उस शांति की दिशा में गतिशील हो जाता है। तो ये बात कहने के लिए, ये चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि मैं आपसे कह सकूं कि किन रास्तों से हम अधिकतम लोगों तक शांति की, करुणा की और बुद्ध के प्रेम की बातों को हम पहुंचा सकते हैं। क्या उपाय खोजे जा सकते हैं कि बात पहुंच सके। सम्राट अशोक ने क्या उपाय खोजे थे, क्या रास्ता हो सकता है, सम्राट अशोक ने क्या रास्ते बनाए। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई संप्रदाय खड़ा करना नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन खड़ा करने की बात नहीं है, कोई ऐसा केंद्र खड़ा नहीं कर देना है जो कल को ताकतवर हो जाए, बल्कि इस भांति सब तक कोई बात पहुंचा देनी है बिना संगठन के, बिना संप्रदाय के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी केंद्रित शक्ति को बनाए हुए। और इसलिए बहुत विचार करने की जरूरत है। अगर एक संप्रदाय बनाना होता तो कोई बहुत विचार करने की जरूरत नहीं। अगर एक संगठन खड़ा करना हो तो कोई बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में लाखों संगठन है, संगठन बनाने के नियम सबको पता है, संप्रदाय खड़े करने की तरकीबें सबको पता है। हजारों संप्रदाय खड़े हुए हैं, उन संप्रदायों में एक संप्रदाय और नया हम खड़ा कर दें। इसलिए बहुत विचार करने की जरूरत है कि संप्रदाय भी खड़ा ना हो पाए, कोई संगठन भी खड़ा ना हो, और जो बात हमें प्रीतिकर लगे, आनंदपूर्ण लगे, उस बात को हम सब लोगों तक पहुंचा भी सकें। प्रोपेगेंडिस्ट भी हम ना हो और प्रचार भी हम कर सकें। इसलिए बहुत डेलिकेट, बहुत महीन और बहुत सूक्ष्मता से विचार करने की जरूरत है। खाई और कुएं के बीच चलने जैसा है। एक तो यह है कि हम कोई प्रचार ही ना करें, क्योंकि खतरा एक संप्रदाय ना बन जाए। इसका मतलब है कि हम बात ही ना पहुंचाएं फिर किसी तक। दूसरा यह है कि हम बात पहुंचाएं तो संप्रदाय बना लें, वो भी खतरा है, गंभीर खतरा है। बात तो पहुंचानी है सब तक, लेकिन संप्रदाय न बन पाए, ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। तो कैसे ये बात बिना प्रचार के प्रचार हो सके, बिना संप्रदाय के, बिना संगठन के अधिकतम लोगों तक ये बात पहुंचा सके, जो जरूरी बात है वो खबर पहुंच सके, वो सूचना, वो संदेश पहुंचाई जा सके, इस संबंध में ही विचार करने को 2 दिन पहले, जयंती के पहले आपको आमंत्रित किया है। मुझे जो कुछ बातें दिखाई पड़ती हैं वो मैं आप आने वाली बैठकों में आपसे रोज कहूंगा, और आपसे भी आशा करता हूं कि आप भी सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। कुछ बातें प्राथमिक रूप से आपसे कहता हूं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। पहली बात, जितना बड़ा संदेश है सम्राट अशोक का, उतना बड़ा हमारे पास आज मित्रों का कोई समूह नहीं है। संगठन चाहिए भी नहीं, सिर्फ समूह चाहिए, मित्रों का समूह जी। और समूह और संगठन में बड़ा फर्क होता है। समूह का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी आजादी से आया है और अपनी आजादी से अलग हो सकता है। समूह का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबर है, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई अनुयायी नहीं है, कोई नेता नहीं। समूह का अर्थ होता है कि दोस्तों का, मित्रों का एक समूह बनाना है, एक संगठन नहीं। क्योंकि संगठन में फिर पदाधिकारी होते हैं, ऊपर नीचे आदमी होते हैं, और संगठन का अपना एक जाल होता है, एक हायरार्की होती है, नीचे से ऊपर तक जाने की सीढ़ियां और पद होते हैं, और फिर उनके साथ आई हुई पॉलिटिक्स हो जाती है, राजनीति आ जाती है। क्योंकि जहां पद है वहां राजनीति आनी अनिवार्य है। जो पदों पर होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं कि कोई उन्हें पदों से अलग ना कर दे। जो पद पर नहीं होते वो इस चक्कर में रहते हैं, उत्सुक रहते हैं कैसे हम पदों पर पहुंच जाएं। तो एक अपना उपद्रव है संगठन का। हमें एक मित्रों का समूह बनाना है, कोई संगठन नहीं बनाना, ये बात समझ लें। समूह में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, सामान्य मिलता है, कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई आदृत नहीं है
कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने प्रेम के कारण वहां आया है। प्रेम के अतिरिक्त उसके ऊपर ना कोई आदेश है, ना कोई नियम है जो उसे मानना है, ना कोई प्रतिज्ञाएं हैं जिनका उसको पालन करना है, ना कोई व्रत नियम है जिनके अंतर्गत उसे आना है। सिर्फ उसका प्रेम और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वो हमारे साथ सम्मिलित हुआ है, और जिस क्षण चाहे वो अलग हो जा सकता है। और जब वो सम्मिलित भी है तब भी वो किसी एक डॉगमा, किसी एक सिद्धांत से बंधा हुआ नहीं है। तब भी वो स्वतंत्र है भिन्न मत रखने को, अपना विचार रखने को, अपने विचार को मानने को, अपनी बुद्धि का अनुसरण करने को। वो किसी का अनुयायी नहीं हो, अनुयायी बनने नहीं हो। तो मित्रों का एक समूह सम्राट अशोक का संगठन बन सके से न बन सके, इस संबंध में विचार करने को हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। निश्चय ही मित्रों के समूह बनाने के नियम अलग होते हैं और संगठन बनाने के नियम अलग होते हैं। मित्रों का समूह एक बिल्कुल ही, जिसको हम कहें अराजक, अनार्की संस्था होती है। तो कैसे ये संस्था मित्रों का समूह बन सके? संगठन एक सुव्यवस्थित, बंधा हुआ नियमों से, सिद्धांतों से, कानूनों से बंधा हुआ एक व्यवस्था होती है, बंधी हुई व्यवस्था होती है। मेरी कोई मर्जी कोई कानूनों में बहुत नहीं है, नियमों में, सिद्धांतों में बांधने की बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हीं सब के खिलाफ तो मैं लड़ रहा हूं, उन्हीं सब के संसारी दुनिया में बने हुए हैं। हम एक और नया संगठन वैसा खड़ा कर दें, निश्चित ही संगठन में ज्यादा एफिशिएंसी होती है, ज्यादा कुशलता होती है। उतनी समूह में कुशलता नहीं हो सकती, लेकिन कुशलता के मूल्य पे स्वतंत्रता को खोना बहुत कीमती सौदा करने जैसा है, बहुत घाटे का सौदा है। लोकतंत्र उतना कुशल नहीं होता जितनी तानाशाही कुशल होती है, लेकिन कुशलता को खोया जा सकता है, स्वतंत्रता को नहीं खोया जा सकता। मित्रों के समूह का अर्थ है कि स्वतंत्र व्यक्तियों का एक मिलन जो स्वेच्छा से, इसमें यदि कोई छोटे मोटे कानून और व्यवस्थाएं हैं भी, तो भी व्यक्तियों से नीचे होंगे, व्यक्तियों से बड़े नहीं होंगे। हमारे कानून वे काम चलाओ होंगे, व्यक्ति के लिए कानून होंगे, कानून के लिए व्यक्ति नहीं होंगे। हम उन्हें किसी भी क्षण तोड़ने के लिए स्वतंत्र, वे किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए सक्षम ना हो जाए। वे कानून भी होंगे तो वे हमारे लिए होंगे, हम उन कानूनों के लिए नहीं होंगे। ये ध्यान में रख लेना जरूरी है। अब मित्र सोचते हैं कि कोई विधान हो, कोई कानून हो, कोई संविधान हो। निश्चित ही कोई विधान होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, लेकिन जैसे विधान होते हैं संगठनों का, वैसा विधान नहीं। ये ध्यान में रखकर ही विधान होना चाहिए कि मित्रों के एक समूह का विधान है, ये दोस्तों की एक महफिल का विधान है जो अत्यंत काम चलाऊ है, उसका उपयोग है, इसलिए उसको बना लिया है। लेकिन उससे बंधने का कोई हमारा इरादा नहीं है, उसे हम किसी भी क्षण फेंक सकते हैं। और विधान चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो जाए, उस विधान से हमारा एक एक दोस्त ज्यादा कीमती है, ये बात हमको ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि इन्हीं मित्रों के लिए तो वो विधान हमने बनाया, उस विधान के लिए तो ये मित्र इकट्ठे नहीं हुए हैं। इसलिए एक एक व्यक्ति का मूल्य और एक एक व्यक्ति की गरिमा और उसकी आत्मा की रक्षा हो सके, इसलिए हम ये समूह खड़ा कर रहे हैं। निश्चित ही जितने अधिक व्यक्ति होंगे उतने भिन्न, उतने चित्त, उतने भिन्न मत, उतने भिन्न विचार, उतने भिन्न उनके सोचने समझने के ढंग, उनके तरीके, उनकी प्रतिभाएं। जितना बड़ा समूह होगा मित्रों का, उतनी ही विभिन्नता स्वाभाविक है। इसलिए एक रूपता पैदा करने की बहुत चेष्टा हमको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फिर संगठन खड़ा होना शुरू हो जाता है।